नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शुरू से ही विवाद में घिरी केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। इस स्कीम के तहत जनवरी 2018 से लेकर जनवरी 2024 तक के बीच 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो खरीदे गए थे, जिसमें से ज्यादातर पैसा राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग के तौर पर दिया गया था। पिछले कुछ सालों में सामने आई रिपोर्ट्स में यह भी पता चला है कि इस पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र में सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को मिला है। शुरुआत से ही इन बॉन्ड्स पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे और आरोप लगाए जा रहे थे कि यह योजना मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने के लिए लाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद सामने आए और कहा कि यह निर्णय चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता और नकदी प्रभाव को कम करने के लिए प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ लिया गया था। यानी राष्ट्रवादी सरकार को चंदा देने वालों ने कहा कि अगर कुछ गोपनीयता बरकरार रखी जाए तो अच्छा है, और मोदी सरकार ने उदारता दिखाते हुए कहा कि यह अप्राकृतिक यानी अननेचुरल नहीं है। अगर दूसरी सरकार होती तो वो भी ऐसा ही करती। इसलिए अगर कोई ईमानदारी से व्यवसाय कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, तो हमने सोचा कि उन्हें ऐसा करने दें। सोचने वाली बात है कि मोदी जी की सरकार आते ही लोग इतने ईमानदार हो गए और उन लोगों ने गुप्त रूप से अरबों रुपए का चंदा दे डाला। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार इन बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा मात्रा में गुप्त दान हमारी राष्ट्रवादी सरकारी पार्टी बीजेपी को ही दिया गया है। दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम पर फुल स्टॉप लगा दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक और ट्रस्टी प्रोफेसर जगदीप छोक्कर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काबिले तारीफ है। इसका असर यह होगा कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो बंद हो जाएगी और जो कॉर्पोरेट्स की तरफ से राजनीतिक दलों को पैसा दिया जाता था, जिसके बारे में आम जनता को कुछ भी पता नहीं होता था, वो चंदा बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिली धनराशि की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को दे दे। ये जानकारी चुनाव आयोग को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी, जिससे ये बात जनता के सामने आ जाए कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और किसे दिया था। दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस मामले में एक याचिका करता थी। पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का कहना है कि इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि यह स्कीम पूरी तरह से असंवैधानिक थी और लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समान अवसर के सिद्धांत को खत्म कर रही थी। अगले 3 हफ्तों में यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किसे दान में दे दिए, जिससे यह साफ हो जाएगा कि क्या क्विड प्रो क्वो हुआ या नहीं। दोस्तों, क्विड प्रो क्वो एक टर्म है जिसका मतलब होता है कुछ पाने के एवज में कुछ देना। यानी अब यह साफ हो जाएगा कि किस व्यक्ति से कितना लिया गया और उसके बदले में उसको क्या क्या दिया गया। सीताराम येचुरी शुरू से ही इस मुद्दे को उठाते आ रहे और कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक भ्रष्टाचार को वैध बनाने का एक साधन मात्र है। इसलिए हमने विरोध किया और तब से लेकर आज तक हमारी पार्टी ने एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्वीकार नहीं किया, जबकि बाकी सारी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही थी, ले रही थी, लेकिन हमारी पार्टी नहीं ले रही थी। इसलिए माननीय कोर्ट ने हमारी याचिका को भी सुना गया। इस मामले को लेकर मोदी सरकार ने रविशंकर जी को आगे कर दिया और उन्होंने पारदर्शिता का राग अलापते हुए कोर्ट का पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद कुछ बोलने का निर्णय लेने की बात कही। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करे जो व्यक्तियों और कॉर्पोरेट्स दोनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करे। आमतौर पर देखा जाता है कि कोर्ट सरकार के साथ सीधे टकराव से बचती है, खासकर ऐसे मामलों में जिसमें सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं या कोई और महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हों। चूंकि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है, जिससे यह साबित होता है कि जजों की बेंच ने दृढ़ता से यह महसूस किया कि यह बॉन्ड योजना संवैधानिक रूप से अस्थिर थी। पत्रकार नितिन सेठी द रिपोर्ट्स कलेक्टिव के सदस्य हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर चुके हैं। ये वही द रिपोर्ट्स कलेक्टिव है जिसने टैक्स के बंटवारे को लेकर मोदी सरकार की तानाशाही की पोल खोली थी। वीडियो मेरे चैनल पे है, जाकर देख लीजिए। नितिन सेठी का कहना है कि भ्रष्टाचार पर जो कानून जामा पहना दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करते हुए उतार दिया है। कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से लेकर अभी तक जिन शेल कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रास्ते से राजनीतिक दलों को पैसा दिया था, वो पूरा ब्यौरा बाहर आए और ये कोर्ट की तरफ से उठाया गया एक साहसिक कदम है। दोस्तों, ध्यान रखिए, काला धन और बेहिसाब धन
राजनीति में आने का एक बड़ा जरिया होता है और सबसे आसान तरीका होता है। आशंका जताई जा रही है कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये बाहर आए कि कौन उनको पैसा देता था। अगर आप पूरी रिपोर्ट्स पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी सरकार और उन सरकारों को मिला है जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी सरकार जी तोड़ मेहनत करेगी और कोशिश होगी कि कोर्ट के जरिए या किसी अन्य तरीके से कोई केस वेस फाइल करके किसी भी तरह से ये जो 16,500 करोड़ रुपए लिए गए हैं उनकी डिटेल्स, उनका पूरा ब्यौरा किसी भी तरह से पब्लिश ना हो, पब्लिक के सामने ना आए। दोस्तों, साल 2018 से पहले चर्चा होती थी कि कैश में दिए गए चंदे की वजह से चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता नहीं है। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाते वक्त सरकार का कहना था कि यह स्कीम पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दे दिया गया है तो बीजेपी नेता मुंह बनाकर कह रहे हैं कि दानदाता चाहते थे कि प्राइवेसी बनी रहे। क्या जनता इतनी लाचार और नासमझ हो चुकी है कि उनको समझ नहीं आता कि कौन पारदर्शिता को खत्म कर रहा है? पीएम केयर फंड में कोरोना महामारी के दौरान बच्चों ने अपने गुल्लक तक तोड़ करके खाली करके पैसा दिया था और सरकार ने टकासा जवाब दे दिया कि पीएम केयर फंड को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सीधी बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स खत्म होने से चुनाव की फंडिंग पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में इतना काला धन फूका जाता है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। वो कहां से आएगा? हालांकि चुनावी फंडिंग का ज्यादातर हिस्सा नकदी में आता है और वो नगद कहां से आता है इसका कोई पता नहीं लगा पाया आज तक। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला फंडिंग की पारदर्शिता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल को काम के बदले धन मिलता रहेगा, लेकिन विपक्ष के पास धन कहां से आएगा ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, 5 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया कि 30 फेजेस में अब तक 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं खरीदे गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें से ज्यादातर बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों ने भुना भी लिए, निकाल भी लिए हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस स्कीम के तहत पार्टियों को इतना पैसा मिला, क्या वो पैसा वापस नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि वो स्कीम अपारदर्शिता के चलते और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगने के बाद रद्द कर दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को वो बॉन्ड्स वापस करने का निर्देश दिया है जिन्हें अभी तक भुनाया नहीं गया है, क्योंकि खर्च किया जा चुका पैसा पार्टियों के लिए लौटाना मुश्किल होगा। इस मामले को लेकर सीताराम येचुरी का भी कहना है कि सही तो यही होगा कि पैसा वापस किया जाए, क्योंकि ये स्कीम ही असंवैधानिक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिन कंपनियों ने ये पैसा राजनीतिक दलों को दान में दिया है, ये पैसा उन्हें वापस करने की बजाय ये पैसा सरकारी खाते में जमा होना चाहिए और चुनाव के लिए स्टेट फंडिंग की योजना को शुरू किया जाना चाहिए। इसको ऐसे समझिए कि जब चुनाव की फंडिंग राज्य करेगा और राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च की सीमा तय की जाएगी, तब सारा लेखा जोखा सामने आएगा। चूंकि अभी सिर्फ उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा तय है और पार्टियां ये कहकर बच निकलती हैं कि खर्चा पार्टी ने किया है, उम्मीदवार ने नहीं, और ऐसा करके इलेक्शन में बड़ी धांधली की जाती है। ऐसे में जब पार्टियों के खर्चे की भी सीमा तय होगी और पार्टियों को इसका लेखा जोखा देना होगा, तभी ट्रांसपेरेंसी का कोई मतलब बनेगा। येचुरी का कहना है कि 3 हफ्तों बाद यह जानकारी सामने आएगी कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए, तब यह पता चलेगा कि आगे और क्या कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं जगदीश छोक्कर का भी कहना है कि पारदर्शिता को लेकर जो चिंताएं थी वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने से खत्म नहीं हुई, बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने काले धन को सफेद करके राजनीतिक दलों को देने का तरीका कानूनी बना दिया था। दोस्तों, कई विश्लेषकों का भी मानना है कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार की मंशा है पारदर्शिता लाने की। ये वो सरकार है जो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कानूनी कमजोरी डालकर चुनाव आयोग के ही दांत तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इस सरकार की मंशा पिछले 10 साल में कहीं नहीं दिखी कि वो चुनावी फंडिंग के रास्ते पारदर्शी करना चाहती है, क्योंकि इस समय सरकार में रहते हुए भाजपा ने जितना पैसा इकट्ठा किया है वो अपोजिशन की 3 पार्टियों के टोटल पैसे को भी मिला लें तो भी बीजेपी के पास उनसे ज्यादा पैसा है। पार्टी के पास पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अलावा दूसरे रास्ते से भी आता है, चेक में आता है, कैश में आता है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पैसा बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी कैश का इस्तेमाल राजनीतिक दलों में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा दूसरे रास्ते तो अभी खुले ही हैं। उन रास्तों से पार्टियां पैसा जमा करती रहेंगी और इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर हो चुका है, वो खर्चे पर नजर रखने का केवल ड्रामा करता रहेगा और पार्टियां अपना धंधा चलाती रहेंगी। हालांकि सरकार को फटकार लगाई गई है, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी दल एक सेफ और सिक्योर स्टेज पर है, क्योंकि उसने पहले से ही पिछले 6 साल में इन
इन बॉन्ड्स के जरिए खूब पैसा इकट्ठा कर लिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर तो रोक लग गई, लेकिन इस योजना की वजह से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश अभी बाकी है। ये बात सामने आनी चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी शेल कंपनियां थी जो बिना मुनाफा कमाए भी राजनीतिक दलों को करोड़ों रुपए बांट गई या देना और देना चाह रही है, और किस वजह से वो देना चाह रही थी। इस पर एक कमीशन बैठाना चाहिए जो पता लगाए कि किन किन लोगों ने पैसा दिया और इसके बदले में उनको क्या क्या फायदे मिले। जाहिर सी बात है, अगर नकली कंपनियां पैसा दे रही थी तो वो कुछ काम निकलवाने के लिए ही पैसा दे रही होंगी। अक्सर इस तरह की इन्वेस्टमेंट का फंडा यही होता है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर नेता को 1 रुपया दे दो और उसका 5 रुपए वापस मिलेगा। इसलिए एक जांच कमीशन बैठाना चाहिए जो जांच करे कि पिछले 4-5 सालों के दरमियान उन कंपनियों के पक्ष में क्या क्या नीतियां बनाई गई और क्या क्या फायदे पहुंचाने की कोशिश की गई या फायदे पहुंचाए गए, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल फंडिंग का नहीं है बल्कि एक बड़े लेवल का करप्शन भी पकड़ में आ सकता है। दोस्तों, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है, लेकिन यह एक मौका था सुप्रीम कोर्ट के पास जिसमें एक ज्यादा सुधार करने वाला फैसला दिया जा सकता था, जिसके तहत ब्लैक मनी से रिलेटेड फंडिंग के रास्ते भी बंद हो सकते थे और पूरी पारदर्शिता भी लाई जा सकती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें पारदर्शिता को लेकर कुछ खास नहीं कहा गया है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में खुद को इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद करने तक ही सीमित रखा है। फैसला अच्छा है, लेकिन इस राजनीतिक करप्शन को खत्म करने के लिए केवल इलेक्टोरल सिस्टम को बदलना काफी नहीं है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो आगे भी ये पैसे वाला तबका गरीब जनता पर राज करता रहेगा और उनका खून चूसकर और अमीर बनता रहेगा। दोस्तों, देश में पैसा बहुत है, लेकिन बावजूद इसके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के पास पैसा नहीं जाने दिया जाता और ये सब सोची समझी नीतियों के तहत किया जाता है। अफसर और नेता मिलकर हजारों करोड़ों डकार जाते हैं। वो पैसा किसका है? वो वही पैसा है जो जीएसटी और इनकम टैक्स के रूप में सरकार को जमा किया जाता है, जो हम आम आदमी पे करते हैं उनको। वही पैसा सरकार अलग अलग जनहित योजनाओं के लिए अलॉट करती है और वही पैसा हिस्सों में बंटकर, करप्शन के हिस्सों में बंटकर नेताओं और अफसरों की जेब में गर्मी करने पहुंच जाता है। अब आप खुद सोचकर देखिए कि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वो कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये सरकारी तंत्र और नेता आम जनता को ऐसे ही लूटते रहेंगे। जनता को खुद समझना होगा कि कैसे इसको रोका जा सकता है। नमस्कार।